स्टूडेंट्स, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, फंक्शंस किस तरह से डिफ़ाइन होते हैं और किस तरह से किसी भी वेरिएबल का स्कोप ख़त्म हो जाता है, ये सब देखेंगे हम इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लर्निंग इन C++ में लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। वेरिएबल्स वो कंटेनर्स हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को अपने पास स्टोर करती हैं। कभी ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ स्टोर करती हैं, कभी ये डेसिमल पॉइंट वैल्यूज़ स्टोर करती हैं। न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के अंदर अगर हम देखते हैं तो इंट, अनसाइंड इंट, शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट, अनसाइंड लॉन्ग इंट आते हैं। अब शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट ये सब क्या है? इंटीजर वैल्यू रेंज करती है माइनस नेगेटिव नंबर्स से लेके पॉजिटिव नंबर्स तक और इसका साइज़, बाइट साइज़ होता है 4। तो ये जो नंबर आप नज़र आ रहा है आपको, ये 2⁴ जब 2⁴ बाइट्स है क्योंकि, और 4 × 8 बाइट्स मेक्स 32, 4 × 8 यानी कि 32 एक बिट्स के हिसाब से होता है। और जब 2⁻32 बाइट्स का आप रिज़ल्ट निकालते हैं तो फिर आपके पास ये बड़ा नंबर आता है जिसको आप डिवाइड बाय 2 करके इसकी रेंज डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसी तरह से आप 2⁻32 जब आप करते हैं, क्योंकि हम बाइनरी के अंदर नंबर्स को देख रहे होते हैं, तो अनसाइंड इंट हमारी रेंज होती है 0 से लेके ये 429, 496, 7295 तक। शॉर्ट इंट 2 बाइट्स लेता है, लॉन्ग इंट 4 बाइट्स लेता है, और ये सारे नंबर्स जो आपको बाइट साइज़ नज़र आ रहे हैं ये मल्टीप्लाई बाय 8 होंगे क्योंकि 1 बाइट हैज़ 8 बिट्स। और दूसरे डेटा टाइप्स जो हमारे पास होते हैं वो होता है फ्लोट यानी डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स जो फ्लोट है उसकी 4 बाइट साइज़ है और वो 6 डिजिट्स तक की प्रिसिशन अपने पास स्टोर कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो डेसिमल पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स ऐड हो सकते हैं। डबल के अंदर डेसिमल पॉइंट के बाद 15 डिजिट्स ऐड हो सकते हैं और ये 8 बाइट साइज़ होता है। 4 जो है कैरेक्टर 1 बाइट होता है। बूलियन बूल यानी फ्लैग ट्रू या फॉल्स को डिटेक्ट करता है और ये 1 बाइट स्टोर करता है। 1 बाइट साइज़ इसका 1 बाइट इसका साइज़ होता है। और फिर void आ गया। void यानी वो empty है, nothing is there, so it occupies 0 space. According to definition, local variables वो variables होते हैं जो किसी भी बाउंड्री के within defined होते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे मेन का फंक्शन डिफाइन किया है और जैसे ही हम कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करते हैं इस फंक्शन की बाउंड्रीज स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे ही एक फंक्शन हमने बंद किया, कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज किया, इसकी बॉडी फिनिश हो गई। अभी फंक्शंस को हम मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे आगे कि किस तरह से फंक्शंस लिखे जाते हैं, लेकिन आपको अब तक हम देख रहे थे कि मेन का फंक्शन हम लिखते हैं जो कि मेन एंट्री पॉइंट है जहाँ पर एग्जीक्यूटेबल फंक्शन होता है और जिसमें से हम एंटर होते हैं प्रोग्राम के अंदर, एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर, वो मेन के थ्रू होते हैं। तो मेन का फंक्शन जब स्टार्ट होता है तो इसकी कर्ली ब्रैकेट्स ओपन होते हैं और फिर जहाँ तक कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज नहीं होते वहाँ तक उस वेरिएबल स्कोप रहता है। जैसे इफ़ अ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड इन वन फंक्शन, इट्स स्कोप एंड्स एज सून एज द फंक्शन एंड्स विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स। द वेरिएबल इज सेट टू बी लोकल टू द पर्टिकुलर फंक्शन वेयर इट इज़ डिफाइंड, यानी कि यहाँ पे इसका लोकल वेरिएबल है। अब ग्लोबल वेरिएबल्स को भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स कि ग्लोबल वेरिएबल्स वो वेरिएबल होते हैं जो बाहर, मेन फंक्शन के बाहर डिफाइंड होते हैं टॉप पे, जहाँ पर मेन फंक्शन से पहले की डेफिनेशन से पहले, डिक्लेरेशन से पहले और दूसरे फंक्शंस की डिक्लेरेशन से पहले ये एक वेरिएबल अगर हम डिफ़ाइन कर दें तो उसे कहते हैं हम ग्लोबल वेरिएबल्स। अगर हम इस स्लाइड पे चलते हैं तो देखें कि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल में डिफरेंस क्या है। किसी भी वेरिएबल का स्कोप विद इन इट्स फंक्शन होता है। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास लोकल वेरिएबल फंक्शन है और इसका स्कोप इंट a b 4 और 4 कैरेक्टर वाले वेरिएबल्स का स्कोप इसी फंक्शन के अंदर है। इसी तरह से अगर कोई और फंक्शन लिखता है यूज़र और यही वेरिएबल्स के नाम भी यही रखता है तो आप समझ सकते हैं कि इन दोनों के स्कोप्स अलग हैं। ये दूसरा एक इंट है और ये दूसरा इंट है। इस इंट का अलग मेमोरी एलोकेट होगी और इस वाले इंट a की मेमोरी अलग एलोकेट होगी।
ऑन द अदर साइड अगर हम यहाँ पर देखें कि ग्लोबल वेरिएबल बाहर है, अब यहाँ पर 3 वेरिएबल्स इंट ए के नाम से हम डिफ़ाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये वाला इंट ए ग्लोबली डिफाइंड है और ये वाले जो इंट ए और इंट ए इस वाले फंक्शन में है, यूज़र फंक्शन 2 और फंक्शन 1 में, तो ये इनके लोकल वेरिएबल्स हैं। इस चीज़ को समझने के लिए हम थोड़ी देर बाद प्रोग्रामिंग में आकर देखेंगे कि किस तरह से लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स काम करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये ग्लोबल वेरिएबल है और इंट ए यहाँ पर लोकल वेरिएबल है। अच्छा, व्हाट आर फंक्शंस स्टूडेंट्स? अगर फंक्शंस की डेफिनेशन हम देखना चाहें तो फंक्शंस क्या हैं? फंक्शन सिंपल एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जो काम करते हैं, एक स्पेसिफिक टास्क पर परफॉर्मेंस करते हैं। और हम देखते हैं कि C++ में हम हमेशा एक ना एक ज़रूर फंक्शन आपको मिलेगा, और जो मेन फंक्शन है जो हमेशा हर प्रोग्राम में मौजूद होगा वो होगा मेन का फंक्शन, जिसके ज़रिए ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करता है और एग्जीक्यूट करता है। लेकिन समटाइम्स ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हमारा कोड ज़रा लेंदी हो जाए, कॉम्प्लेक्स हो जाए, तो उस केस के अंदर यूज़र यानी एज अ प्रोग्रामर्स अपने कोड को स्मॉल सब कोड्स के अंदर, सब प्रोग्राम्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि अपने ओन फंक्शंस को लिख सकें। हाउ फंक्शंस आर डिफाइंड? फंक्शंस को डिफ़ाइन करने का बहुत आसान सा तरीका है। फंक्शन नेम से पहले आप अगर कोई डेटा टाइप रिटर्न कर रहे हैं तो वो डेटा टाइप आपकी यहाँ पर बिफोर द नेम ऑफ द फंक्शन लिखी जाती है, अगर कोई वैल्यू रिटर्न हो रही है। फिर फंक्शन नेम लिखते हैं और पैरामीटर्स इफ़ रिक्वायर्ड। पैरामीटर्स यानी कोई चीज़ आप फंक्शन के अंदर भेज रहे हों। पैरामीटर्स ऑफ द फंक्शन आर विद इन द सर्कल ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स, और फिर हम कर्ली ब्रैकेट्स ओपन और क्लोज करते हैं। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर दरमियान में जो कुछ भी होता है वो बॉडी होती ही है इस फंक्शन की। जो भी फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं, अगर हम किसी फंक्शन को कॉल करवाना चाहते हैं किसी दूसरे फंक्शन से, तो उसको कहते हैं इन्वोकिंग अ फंक्शन। द फंक्शन विच इन्वोक्स अनदर फंक्शन, यानी कि जिस फंक्शन के अंदर किसी दूसरे फंक्शन का नाम लेकर पुकारा जाए या बुलाया जाए, उसकी फंक्शनैलिटी को यूज़ किया जाए, तो उस फंक्शन को कहते हैं कॉलिंग फंक्शन। इसको अगर मैं मेन के अंदर डिफ़ाइन करूँ, मेन के अंदर मैं माई फंक्शन को कॉल करूँ, तो इस केस में मैं माई फंक्शन मेरा कॉल्ड फंक्शन होगा, मेन मेरा कॉलिंग फंक्शन होगा। स्टूडेंट्स, फंक्शन डिफ़ाइन करने के 2 तरीके हैं, एक फंक्शंस विदाउट प्रोटोटाइप और एक फंक्शंस विद प्रोटोटाइप। अगर हम यूज़र डिफ़ाइंड फंक्शन को मेन से पहले लिखते हैं तो इस तरह के डेफिनेशन को फंक्शंस विदाउट प्रोटोटाइप कहते हैं, यानी कि यहाँ पे अब कोई एरर नहीं थ्रो करेगा। लेकिन अगर हम फंक्शन को मेन फंक्शन के बाद डिफ़ाइन करते हैं तो ऐसे केस में हमें फंक्शन का प्रोटोटाइप लिखना पड़ता है। प्रोटोटाइप कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, द फर्स्ट लाइन जस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड ऑफ राउंड ब्रैकेट्स, और यहाँ तक एंड करने के बाद हम सेमीकोलन पर इसको टर्मिनेट करते हैं, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट्स हमेशा सेमीकोलन पे टर्मिनेट होती हैं। C++ लैंग्वेज में ये सिंटैक्स है, इसका फॉलो करना ज़रूरी है। अगर हम सिंटैक्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे पास सिंटैक्स एरर आएंगे और कंपाइलर हमारे प्रोग्राम को बिल्ड नहीं करेगा। इफ़ अ फंक्शन इज़ डिफाइंड इन द मेन आफ्टर द मेन फंक्शन, then you have to define the prototype of that function just like this। जैसे कि हमारा फंक्शन का नेम था और void रिटर्न टाइप थी, बिल्कुल इसी तरह से हमने void फंक्शन नेम लिखा, void लिखा, फंक्शन नेम लिखा और पैरामीटर्स उसके बगैर इसके प्रोटोटाइप को डिफ़ाइन कर दिया, जो इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट है। स्टूडेंट्स, फंक्शन का जो नाम हम डिफ़ाइन करते हैं बिल्कुल उसी रूल्स को फॉलो करते हुए हम डिफ़ाइन करते हैं फंक्शन नेम, जो हमने वेरिएबल्स के अंदर देखे थे। चलें स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हम लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से किसी भी वेरिएबल का स्कोप प्रोग्रामिंग के अंदर हमें नज़र आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसके अंदर हम इंट मेन रिटर्न कर रहे हैं। इंटीजर यहाँ पे देखें इंट रिटर्न हो रहा है, इसलिए मुझे यहाँ पर एंड में रिटर्न का कीवर्ड लगाना ज़रूरी होगा। ये भी हम प्रोग्रामिंग जब करते चले जाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो वेरिएबल, ये जो डेटा टाइप यहाँ पे लिखी जा रही है, ये वो रिटर्न डेटा टाइप है जिसका ज़िक्र मैंने फंक्शन डेफिनेशन में किया था। अभी आप आहिस्ता आहिस्ता जब फंक्शंस में आगे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, इसलिए कोई परेशान होने की बात नहीं है।
स्टूडेंट्स यहाँ पे लाइन बाय लाइन हम चल के देखते हैं। ये देखें, इंट हमने रिटर्न डेटा टाइप लिखी है। मेन हमारा वो फंक्शन है जो एंट्री पॉइंट का फंक्शन है। मेन के बगैर हम कभी भी अपने प्रोग्राम के अंदर एंटर नहीं हो सकते। ओपन कर्ली राउंड ब्रैकेट्स के साथ इस बात को शो करता है कि ये एक फंक्शन है। जब भी किसी वेरिएबल नेम के आगे, किसी ऐसे यूज़र डिफाइंड नेम के आगे आपने राउंड ब्रैकेट्स लगाए होंगे तो कंपाइलर उसको फंक्शन समझेगा। हमेशा फंक्शन राउंड ब्रैकेट्स के साथ एंड होता है और इसके बॉडी कर्ली ब्रैकेट्स के विद इन द ब्रैकेट्स होती है। ये जो ए आप देख रहे हैं यहाँ पर इंट ए, इसकी वैल्यू हमने इस असाइन की है 8 और हमने यहाँ पे लिखा सी आउट ए। सिंपल हम यहाँ पे सी आउट करा रहे हैं, कंसोल आउटपुट करा रहे हैं ए की वैल्यू और हम यहाँ पर सिंपल रन कराएंगे तो आप देखिए कि आराम से ये लिख देगा। देखें, इसने 8 लिख दिया। अब हमने एक और फंक्शन बनाया। अगर मैं फंक्शन को मेन से पहले लिखती हूँ तो मुझे इस पर प्रोटोटाइप लिखने की ज़रूरत नहीं होगी और यहाँ पे मैंने लिख दिया एक फंक्शन जो कि रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं करता, कुछ भी रिटर्न नहीं करता। फ़िलहाल मेरा फंक्शन, मैंने इसको लिखा वॉइड। वॉइड का मतलब नथिंग, एम्प्टी। अब यहाँ पे रिटर्न टाइप लिखनी थी, मैंने वॉइड लिख दिया। नाम फंक्शन का लिखा है फन और साथ में मैंने राउंड ब्रैकेट्स लगाए ताकि इस फंक्शन की का पता चले कि ये फंक्शन है। फन के अंदर मैं अगेन एक इंटीजर वेरिएबल डिफाइन करती हूँ, इंट ए। और अगर मैं नहीं करती हूँ तो देखिए ये किस तरह से एरर थ्रो करेगा हमको। मैंने सिंपल अभी बगैर डिफ़ाइन किए लिख दिया सी आउट और सी आउट करके मैं लिख देती हूँ ए। ठीक है, अब मुझे जाहिर सी बात है इस फन का जो फंक्शन है इसको इन्वोक कराने के लिए इसे कॉल कराना पड़ेगा। तो बग़ैर कॉल किए कभी भी ये इसकी वर्किंग कभी भी नहीं हो सकती। तो लिहाजा मुझे इसको जिस फंक्शन से कॉल कराना पड़ता है तो वहाँ पर मुझे इसका नाम, फंक्शन का नाम विद द सेम नेम लिखना पड़ता है, फ़न, और फिर राउंड ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज करके इस फंक्शन की कॉल करेंगे। और क्योंकि ये स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट हमेशा सेमीकोलन पर टर्मिनेट होती है। अब यहाँ पर हमने देखा ये हमने फ़न को लिखा है और हम फ़न को कॉल करा रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पर भी ये सी आउट कर दे ए को। देखते हैं कि ये करेगा कि नहीं। स्टूडेंट्स, आप गेस करें कि ये करेगा कि नहीं जब तक मैं प्रोग्राम को रन करती हूँ। ये देखें, होपफुली कि आपने गेस किया था कि ये फंक्शन इसको रन नहीं करेगा, एरर थ्रो करेगा, इसलिए कि देखें यहाँ पर ये a was not declared in this scope का एरर थ्रो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये int a जो हमने मेन में डिफ़ाइन किया था वो सिर्फ मेन को दिख सकता है। अगर मुझे इस a को दूसरे a, यहाँ पर भी a नाम का कोई वेरिएबल इस्तेमाल करना है तो मुझे अलग से int a लिखना पड़ेगा यहाँ पर। और इस a कि हमने डिक्लेयर कर दिया, लेकिन इस a के अंदर कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ये वाले जो मेन के अंदर a है उसकी वैल्यू तो 8 है, उसके अंदर 8 स्टोर्ड है, लेकिन वो वैल्यू जो फंक्शन के अंदर होगी वो कोई भी वैल्यू नहीं होगी। अब मैं सी आउट कराऊंगी, देखें यहाँ पर तो एरर तो थ्रो नहीं करेगा, लेकिन ये साथ में कोई हमको रिज़ल्ट भी नहीं देगा। 8 दे दिया और साथ में इसने हमें 0 दे दिया क्योंकि इसके पास 0 स्टोर्ड है, a के अंदर कोई वैल्यू नहीं डाली हुई। अगर मैं यहाँ पर, अब क्या मतलब हुआ इस बात का कि ये वाला a अलग वैल्यू रखता है, अलग मेमोरी में स्पेस रखता है, और ये वाला a अलग मेमोरी में स्पेस रखता है। अब इस फंक्शन को अगर मैं फंक्शन के फंक्शन में मैं a की वैल्यू 5 कर देती हूँ और प्रिंट करवाऊँगी तो देखिए सेव किया मैंने प्रोग्राम और इसको रन करवाया। तो अब फंक्शन ने जब फंक्शन की कॉल हुई है लाइन नंबर 13 के बाद 14 पे हमने फंक्शन की कॉल की। फंक्शन के कॉल करने से फ़ौरन इस फंक्शन के अंदर हैंडल चला गया, यानी कि रनिंग हैंडल जो आपका प्रोग्रामर का, कंपाइलर का रनिंग हैंडल है वो फ़न के अंदर चला गया। फ़न के अंदर गया तो यहाँ पर इसने एक और a वेरिएबल असाइन किया, इंटीजर वेरिएबल एक डिक्लेयर किया हुआ है, और डिक्लेयर करने के बाद हमने इसके अंदर a की वैल्यू 5 असाइन कर दी उसके अंदर, और अब ये वाली वैल्यू 5 प्रिंट कर दी सी आउट करके। सी आउट जस्ट अ कीवर्ड है। सी आउट से हम कंसोल पे आउटपुट देते हैं और सी इन से हम इनपुट देते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह हम सी आउट और सी इन भी देखेंगे। अभी आप फिर सिर्फ ये देखें कि सी आउट से इसने प्रिंट कर दिया है वैल्यू ऑफ ए। यहाँ पर इस ए की वैल्यू अलग और मेन के अंदर वाले ए की वैल्यू अलग है। लेकिन व्हाट इफ़ कि मैं चाहती हूँ कि एक ही मेरे पास वेरिएबल रहे। ऐसे केस में मुझे इंट की वैल्यू
ए इंट की जो डिक्लेरेशन ए कर रही हूँ, इंट ए डिक्लेयर जो कर रही हूँ, उसको मुझे ग्लोबली डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर जाके मैंने इसी स्टेटमेंट को पेस्ट कर दिया और मैं चाहती हूँ कि ये दोनों फंक्शंस सिर्फ मेरे बड़े ग्लोबल वेरिएबल को देख सकें और ग्लोबल वेरिएबल पे ही मैं काम करूँ। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पे देखें, अब लाइन बाय लाइन अगर हम पढ़ते हैं तो देखें कि लाइन नंबर 11 पे हमारा मेन का फंक्शन है। फंक्शन के बाद हमने ए को वैल्यू 8 असाइन कर दी, सी आउट किया 8। फन के अंदर जब ये जाता है तो क्या वैल्यू होगी ए की 5। अब हमारी गेस करें स्टूडेंट्स कि क्या 5 की वैल्यू जो हम ए की वैल्यू जो हम अपडेट कर रहे हैं, क्या एक जब फन के बाद मैं कॉल करूँगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ ताकि आप गेस कर सकें कि इसके बाद इसकी वैल्यू क्या होगी ए की। जब तक आप गेस करते हैं मैं अपने इस प्रोग्राम को रन कर रही हूँ, लेकिन विदाउट दिस स्टेटमेंट। ठीक है, सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद गेस करें फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। अच्छा देखें, अब यहाँ पे हमने जब कॉल किया ए की वैल्यू 8 थी, हमने 8 असाइन किया, सी आउट करवा दिया यानी कि प्रिंट करवा दिया। फिर फंक्शन को कॉल किया, फन कॉल किया हमने। मेन फंक्शन हमारा कॉलिंग फंक्शन है, फन हमारा कॉल्ड फंक्शन है। और फिर हमने देखा कि यहाँ पे हमने वैल्यू 8 की ए की वैल्यू को हमने 5 कर दिया और यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब स्टूडेंट्स जो सवाल मेरा है वो ये कि आप बताइए कि अगर मैं यहाँ पर दोबारा सी आउट कराती हूँ ए की वैल्यू, तो इस मर्तबा सी आउट करने पर ए की वैल्यू क्या होगी। क्या वो ए की वैल्यू अपडेटेड होगी या वो सेम रहेगी। जी, जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ए की वैल्यू अपडेट हो जाएगी वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यों? इसलिए कि देखें हमारी वैल्यू इस फंक्शन में तो 8 थी, लेकिन जब वापस आया है ग्लोबल वेरिएबल, क्योंकि सारे फंक्शंस के साथ देखा जा सकता है, सारे फंक्शंस ग्लोबल वेरिएबल को देख सकते हैं और जहाँ कहीं भी ये अपडेट होता है तो उस की लास्ट वैल्यू वही रहती है जो अपडेटेड होती है। जैसे हमने देखा कि फन के फंक्शन में ये गया था 5 किया इसने, फिर हमने सी आउट करवाया 5 को, और जब सी आउट करवा दिया 5 को दोबारा से फंक्शन यहाँ पे हैंडल रिटर्न हो जाएगा लाइन नंबर 14 पे। अब जब दोबारा से मैं वेरिएबल लिखवाऊंगी कंसोल पर तो इसकी वैल्यू ये 5 ही देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अभी मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। अब देखें यहाँ पे मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल इंट ए भी डिफ़ाइन किया हुआ है, लेकिन साथ में मैं अपने इस वेरिएबल को यहाँ पर इंट लिखती हूँ और फंक्शन के अंदर अपने ओन वेरिएबल नेम सेम नेम से ए का वेरिएबल हमने लिखा, वो भी है इंटीजर डेटा टाइप, सेम वेरिएबल है, सेम डेटा टाइप है। अब स्टूडेंट्स आप बताइए, गेस कीजिए कि ये जो वैल्यू यहाँ से हमने फंक्शन के पास कॉल की, अब लाइन बाय लाइन अगर आप पढ़ते हैं तो फंक्शन की कॉल हमारी कॉल होगी a इज़ इक्वल टू 5, सी आउट करा, और अब जब हम रिटर्न करेंगे दोबारा से इस फंक्शन के अंदर तो सी आउट करने के बाद a की यहाँ पर इस लाइन पे लाइन नंबर 15 पे a की वैल्यू क्या होगी। 5 सेकेंड का टाइम दे रही हूँ ताकि आप गेस कर सकें कि इसकी वैल्यू क्या होगी। चलिए स्टूडेंट्स, आपका टाइम अप हो गया है। अब मैं रन करके दिखाती हूँ। तो अगर आपने गेस किया हुआ है 8 तो आपका गेस बिल्कुल सही है। ये देखिए ए की वैल्यू फर्स्ट टाइम 8 थी और ये ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस कर रहा था। सी आउट किया हमने ग्लोबल वेरिएबल को, लेकिन फन के फंक्शन में क्योंकि वही सेम डेटा टाइप है, लेकिन क्योंकि इसने सेम नेम से सेम डेटा टाइप को के फंक्शन का बनाया वेरिएबल बनाया है, लेकिन वो फंक्शन अपने अंदर यानी सबसे पहले वो लोकल वेरिएबल को प्रेफर करेगा और उसको प्रिंट करेगा। अब ये ग्लोबल वेरिएबल की बात करता ही नहीं, ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस ही नहीं करेगा और डायरेक्ट अपने वेरिएबल लोकल वेरिएबल को प्रिंट करेगा और वापस हैंडल रिटर्न कर देगा। और लाइन नंबर 15 पे हम देख रहे हैं कि सी आउट जब हमने ए की वैल्यू कराई है तो सी आउट में इसने ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को देखा है, जबकि फंक्शन के अंदर तो हमारे लोकल वेरिएबल चेंज हुआ है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, और अगर कोई भी डाउट है आप ज़रूर मेरे से अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर पूछ सकते हैं। एक्सरसाइज होंगी, आप ज़रूर इन एक्सरसाइजेस को अटेम्प्ट कीजिएगा। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो।